तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनफी और उसके साथी एक और टेस्ट दे रहे होते हैं जिसमें उन लोगों को भागना होता है। वो लोग उन ड्रोन से बचते हुए अपनी जान बचाकर वहां से दूर एक ऐसे फ्लैग को तलाश कर रहे थे जो कि एक माउंटेन के ऊपर एक जगह लगा हुआ था। उन लोगों को उन ड्रोन से बचते हुए ये सारा काम करना था। अगर उन लोगों को 4 या 5 ड्रोन हिट कर जाते हैं तो वो लोग आउट हो जाएंगे और शुरू में ही बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं जिनकी वजह से उन लोगों को पनिशमेंट दी जाती है और वो पनिशमेंट ये होती है कि उन लोगों को अपना कोई एक शर्मनाक वाकया बताना होता है जिसे सुनकर बाकी सब लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। मगर दूसरी तरफ लिनफी और उसके दोस्त वो लोग बहुत ही तेजी के साथ वहां से निकलते हुए बहुत ही दूर चले जाते हैं, मगर वो ड्रोन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को रुकने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो लोग एक जगह बैठकर सांस ले सके। अगले सीन में हम लोग गॉडेस ऑफ नाइट को देखते हैं। वो लिनफी के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद होती है। उसके हाथ में एक जार होता है जिसे वो अपना बच्चा समझ रही होती है। इतने में अचानक उसे दिखाई देता है कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में लिनफी आ गया है। वो वहां पे आते ही तेजी से भागते हुए वहां से दूर चला जाता है। ये देखकर वो गॉडेस ऑफ नाइट भी हैरान रह जाती है क्योंकि लिनफी ना सिर्फ थका हुआ था बल्कि वो थोड़ा सा जख्मी भी लग रहा था। और फिर हम लोग सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आते हैं तो हम लिनफी को देखते हैं जो कि कंटिन्यूसली भागता जा रहा था, यहाँ तक कि वो एक झरने से छलांग लगाकर नीचे किसी जगह छुप जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साओ युन को। वो भी वहीं पर ही आ पहुंचा था और मजे के साथ टहल रहा था। इतने में अचानक लिनफी उसका हाथ पकड़कर उसे उन ड्रोन से बचा लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है किंग शेन को जो कि अभी भी किसी तरह सरवाइव कर रहा था, मगर वो उन ड्रोन्स को देखकर कहता है कि ये तो बड़े ही खतरनाक ड्रोन्स हैं, इनसे पीछा छुड़ा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर वहीं पे ही हम लोग जूली और बाइलिंग को देखते हैं। वो लोग भी उसी गाड़ी में बैठकर काफी दूर निकल आए थे और इस तरफ लिनफी अपने दोस्तों के साथ भाग रहा होता है और दूसरी तरफ किंग शेन वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ भाग रहे होते हैं, मगर अचानक साओ युन रुक जाता है। उसे वहां पर एक मैप दिखाई देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैस्मिन और बाइलिंग दोनों ही एक माइंड ब्लास्ट की वजह से उस गाड़ी से नीचे जा गिरते हैं और वो चीफ ये सब कुछ दूर से बैठकर देख रहा होता है। उसका जूनियर उसे बताता है कि अब इस कंपटीशन में सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट ही रह गए हैं और इसे लग रहा है कि जैसे ये 20 लोग इस कंपटीशन को पास कर लेंगे। वो लोग वहां पर एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक मैप ऑन करते हैं और उसमें सब लोगों की लोकेशंस चेक करते हैं। वो सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ भाग रहे होते हैं। इतने में अचानक हम लोग दोबारा बाइलिंग और जैस्मिन को देखते हैं। जैस्मिन नीचे गिर रही होती है और बाइलिंग उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो बिल्कुल बेबस हो चुका था। तो ये देखकर वो भी उसके साथ हाथ छोड़ देता है, मगर अचानक से लिनफी वहां पे आ जाता है और वो बाइलिंग का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। मगर फिर बाइलिंग कहता है कि जैस्मिन का क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? तो लिनफी उसे बताता है कि तुम घबराओ मत, वो रिवर में गिर गई है और रिवर खुद ब खुद उसे ऊपर उठा लेगी। ये सुनकर बाइलिंग कहता है कि वो काफी पावरफुल है इसलिए उसे स्विमिंग भी आती होगी। मैं सही कह रहा हूँ ना? और अगले सीन में हमें एक और मेंबर को दिखाया जाता है जो कि मैप देख रहा होता है और वो कहता है कि ब्रदर शेन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैप फेक है। मगर जब वो आसपास देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी पूरी टीम तो वहां से निकल चुकी है, वो अकेला ही रह गया है। और अगले सीन में हम दोबारा से किंग शेन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा था, मगर वो लोग कहते हैं कि हमें ली लियांग को दोबारा से ढूंढना होगा। मगर इतने में अचानक वहां पर वही ड्रोन्स आ पहुंचते हैं। इसी तरह उन लोगों को वहां पर बहुत ही ज्यादा टाइम गुजर जाता है और हमें बताया जाता है कि बस उस टीम में अब सिर्फ 9 लोग बचे हैं। और हमें जैस्मिन को भी दिखाया जाता है, वो पानी में तैर रही होती है। मगर दूसरी तरफ हम लोग एक और वॉरियर को देखते हैं। वो कहता है कि इस जिनशिन माउंटेन का कोई भी एंड नहीं है, हम लोग भाग भाग कर पागल हो जाएंगे। इसी तरह लिनफी भी कंटिन्यूसली भाग रहा होता है और फिर दूसरी तरफ किंग शेन अपने एक साथी से कहता है कि तुम आगे जाओ और जरा चेक करो कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। और वहीं पे ही दूसरा वॉरियर कहता है कि ब्रदर मैं भाग नहीं सकूंगा, मेरे अंदर अब और एनर्जी नहीं है। ये सुनकर किंग शेन कहता है चलो फिर ठीक है, तुम यहीं पे ही छुप कर बैठे रहो। ये कहते ही वो जानबूझकर वहां से भागता है ताकि वो ड्रोन्स उसके पीछे पड़ जाएं। मगर वो ड्रोन्स अचानक से एक रॉकेट से उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो वॉरियर बिल्कुल हैरान हो जाता है और अपने सीनियर को बचाने के लिए वो जानबूझकर बीच में आ जाता है और वो सारी बुलेट्स और वो रॉकेट उससे आकर हिट करता है जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर किंग शेन कहता है कि तुम्हारी कुर्बानी को मैं जाया जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो बहुत ही तेजी से भागना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि एलिमिनेट हो चुके होते हैं। चीफ उन लोगों से कहता है कि उम्मीद है कि तुम सब लोगों ने अपने अपने आंसर्स याद कर
लिए होंगे। ये कहने के बाद वो उन लोगों को बारी बारी उस कुर्सी पर लाकर बिठाते हैं और फिर उन लोगों से बारी बारी उन लोगों का कोई ना कोई शर्मनाक वाकया पूछते हैं। ये देखकर चीफ उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम सब लोग उस किंग शेन की इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो, वो तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो एक वॉरियर अपनी स्टोरी सुनाता है और वो कहता है कि जब मैं यंग एज में था उस वक्त मैं स्कूल से वीडियो गेम खेलने के लिए इंटरनेट कैफे में जाया करता था, मगर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि बहुत ही ज्यादा बदमाश थे और वो लोग हमेशा हमें तंग किया करते थे। हम लोग उन लोगों की वजह से बहुत ज्यादा तंग होते थे क्योंकि हर रोज वो लोग हमारे रास्ते पर आकर खड़े हो जाते थे। मगर पता नहीं किंग शेन को हमारे बारे में कैसे पता चला, उसने अपनी स्कूल की एक क्लास स्किप कर दी और हमें बचाने के लिए वो वहाँ पर आ पहुंचा। वहाँ पर 10 से भी ज्यादा लड़के थे और किंग शेन ने अकेले ही उन 10 के 10 लोगों को धूल चटा दी थी। इस लड़ाई की वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो कभी भी स्कूल एग्जामिनेशन नहीं दे पाया। मगर वो पार्ट टाइम हमारे साथ स्टडी किया करता था और उसके साथ साथ उसे अपना घर चलाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी करनी पड़ती है। वो स्कूल में पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मगर हमारी वजह से उसने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया। हमारे स्कूल के सभी लड़के उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यूँ समझ लो कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हीरो है। और फिर हम लोग एक वॉरियर को देखते हैं जो कि किंग शेन का साथी था। वो कहता है कि ब्रदर मेरी टांगे काम नहीं कर रही, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सुनते ही किंग शेन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मगर कभी भी इंस्ट्रक्टर के सामने इस तरह हार मत मानना। ये कहने के बाद वो उससे कहता है कि चलो अब हम लोगों का एक साथ ही वापस जाने का टाइम आ गया है। ये कहते ही वो भी हाथ खोलकर वहीं पे ही खड़ा हो जाता है और खुद को एलिमिनेट करवा देता है। ये देखकर चीफ भी काफी हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस बदमाश लड़के के पीछे एक बहुत ही पावरफुल हीरो छुपा हुआ है। अगले सीन में हम लोग बाइलिंग को देखते हैं। उस धमाके की वजह से वो लंगड़ा हो गया था, मगर वो अभी भी लिनफी और साओ यून के साथ एंडिंग पॉइंट की तरफ जाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। और इतने में अचानक उन लोगों को फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है। स्पीकर से फिर से एक बंदे की आवाज आती है। वो भी किंग शेन जुओ को ट्रिब्यूट पेश करता है, जिस पर खड़े हुए लोग उससे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे बेकार से लड़के को ट्रिब्यूट क्यों दे रहे हो। और दूसरी तरफ हम लोग साओ यून को देखते हैं। वो सारी बातें सुन रहा होता है और उसे भी ये सारी की सारी स्टोरी अपनी स्टोरी जैसी लग रही होती है, क्योंकि लिनफी और बाइलिंग हमेशा से उसकी मदद करते आ रहे थे, जबकि वो खुद को एलिमिनेट करवाना चाहता था। उन लोगों ने उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिनफी अपने साथियों के साथ एक पहाड़ के किनारे तक आ पहुंचता है, मगर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे पहाड़ खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ लंबा मैदान है जिसमें वो लोग कभी भी उन ड्रोन से खुद को नहीं बचा पाएंगे। ये देखकर बाइलिंग फौरन से हार मान लेता है और कहता है कि ब्रदर्स यहाँ पे तो मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है, तुम लोग चलो, मैं अपनी हार मान लूंगा। मगर फिर वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि उम्मीद ये है कि हम लोग बिल्कुल एंड तक पहुंच गए होंगे। मगर लिनफी और साओ यून दोनों ही उसे कंधे पर उठाकर जोर से वहां से भागते हुए उस ब्रिज के ऊपर से उसे लेकर जा रहे होते हैं। और बाइलिंग कहता है कि प्लीज ब्रदर्स मुझे एलिमिनेट होने दो, मगर वो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और उसे उठाकर तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ चीफ सब कुछ देख रहा होता है और उसे बताया जाता है कि बस बाकी लिनफी की टीम रह गई है और बाकी सारे के सारे लोग एलिमिनेट हो गए हैं। वहीं पे ही हमें बाइली को भी दिखाया जाता है। वो अपनी एक आंख खोलकर अपने आसपास देखता है और फिर वापस से सो जाता है। और साओ यून कहता है कि ब्रदर मेरे अंदर अब और ज्यादा स्टेमिना नहीं बचा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा तुम्हारा साथ दे पाऊंगा। अगर मैंने ज्यादा खुद को पुश किया तो मुझे लगता है कि शायद मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और उसकी वजह से फिर हर जगह तबाही हो जाएगी और मैं सब बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर लिनफी उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे अपने क्लीन करवाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना। मगर साओ यून कहता है कि ब्रदर क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? तो लिनफी कहता है कि मैं हमेशा से दोस्तों से बहुत ही दूर रहा हूँ, कभी भी उनके साथ खेलने का टाइम नहीं मिला। मगर साओ यून भी कहता है कि तुम तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसे हो, मगर फिर भी मैं तुम लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा पसंद करता हूँ और खास तौर पर ये मोटा लड़का भी मुझे काफी अच्छा लगता है। अगर मैंने अपने बचपन में
गुस्से में आकर एक वेपन को ना उठाया होता और अपने साथियों को ना मारा होता तो शायद मेरा बचपन भी बहुत ही अच्छा होता। वो सब लोगों को अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि मेरे अंदर जो पावर है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वहाँ पे खड़े हुए लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारे अंदर जो पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मगर साओ यून कहता है कि नहीं, ये सारा मेरा फॉल्ट है। ये कहने के साथ ही वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। मगर अचानक से लिनफी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। और हाँ, अगर तुम खुद को एलिमिनेट करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इससे नहीं रोकूंगा, मगर हाँ, इस मोड़े को भी अपने साथ लेकर जाओ जो कि मरने का नाटक कर रहा है। ये सुनते ही बाइलिंग फौरन से उठ जाता है और कहता है कि ब्रदर लिनफी, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले ही इस कंपटीशन को विन करो। ये सुनकर लिनफी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। मगर फिर अचानक से बाइलिंग खड़ा हो जाता है और 2 गन्स बाहर निकालता है और कहता है कि उन सोल्जर्स ने मेरी बॉडी से इन गन्स को हटाया नहीं है, ये अभी भी मेरे पास हैं। ये कहते ही वो उन ड्रोन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक पहाड़ के किनारे पे जाके उन सबको अपनी तरफ बुलाता है। तो वो सारे के सारे ड्रोन्स उसकी तरफ जाने लगते हैं। ये देखते ही बाइलिंग उन सारे ही ड्रोन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इतने में लिनफी को भागने का मौका मिल जाता है। वो वहां से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भाग कर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम साओ यून को देखते हैं, वो अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए वहीं पर ही बैठ जाता है और वो सारे ड्रोन्स उसे चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम लिनफी को भागते हुए देखते हैं, जहां वो एक गुफा के अंदर चला गया था। उस गुफा के अंदर बहुत ही तेजी से भाग रहा था, मगर इतने में अचानक उसे वहां पर कोई शख्स दिखाई देता है। सब लोग चीफ को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि लास्ट टीम के कुछ मेंबर्स भी फिनिशिंग पॉइंट से पहले ही हार मान चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। मगर एक वॉरियर अभी भी है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। तो चीफ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उनका फिनिश लाइन पे जाके इंतजार करना चाहिए। इतने में अचानक उनके सिस्टम में एरर आ जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता कि अब वहां पर क्या हो रहा है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफी उस गुफा के अंदर जैसे ही जाता है तो वहां पर अचानक उसके सामने कोई बंदा आ जाता है जो कि इविल चर्च का बंदा था। उसे देखते ही लिनफी कहता है कि कौन हो तुम? तो वो बंदा कहता है कि मैं लॉर्ड जिनयू 16 फॉलोवर्स में से एक हूँ जो कि गॉड ऑफ वार है। ये कहते ही वो हर जगह फ्यूम फैला देता है और लिनफी की तरफ आते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे अपना डैडी कह सकते हो। ये कहते ही लिनफी को एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से लिनफी वहां से दूर जा गिरता है और ऊपर देखता है तो अचानक वो बंदा उसे एक जोर से लात मारकर उठाकर दूर फेंकता है। ये देखकर लिनफी भी परेशान हो जाता है कि ये बंदा इतना फास्ट कैसे आ रहा है। वो वॉरियर जैसे उस पर ग्रीन नाइफ थ्रो करता है तो लिनफी फौरन से वहां से हट जाता है, मगर उनमें से एक नाइफ के शोल्डर पर लग जाता है, जिसकी वजह से वहां से हल्का सा खून निकलने लगता है। और वो बंदा फिर लिनफी से कहता है कि तुम्हें किंग ऑफ एंजल ने चुना है, लेकिन नहीं आता कि तुम किंग ऑफ एंजल के डिसेंडेंट कैसे हो सकते हो। लगता है कि शायद उन्होंने किसी गलत बंदे को चूज कर लिया है। ये कहते ही वो जैसे उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है तो लिनफी बहुत सारे चिमकादड़ों के जरिए उसका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर वो वॉरियर कहता है कि हायाशी नानाया, और फौरन से वो लिनफी के सामने पहुंचकर उस पर एक और वार करता है और एक जोरदार पंच के साथ फिर से लिनफी को वहां से पीछे धकेल देता है और कहता है कि क्या बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है। ये कहते ही वो फिर से उस पर ग्रीन नाइफ थ्रो करता है, जिससे लिनफी खुद को बचा लेता है। और जैसे ही हवा में ऊपर जाता है तो वो बंदा पहले ही उसके पीछे आ चुका होता है और उस पर दोनों हाथों के जरिए बहुत ही जोर से अटैक करता है, जिसकी वजह से लिनफी जमीन पर जा गिरता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस ऑफ नाइट के हाथ से वो जार गिर जाता है, जिसे वो अपना बच्चा समझ रही थी। और इस तरफ ये वॉरियर बहुत सारी ग्रीन रूट्स की मदद से लिनफी को चारों तरफ से जकड़ कर एक जगह लॉक कर देता है और एक सिगरेट अपने मुंह में डालते हुए डैशिंग स्टाइल के साथ उसे जलाते ही उसके करीब आता है और कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम हमारे एविल चर्च को ज्वाइन कर लो या फिर अपनी मौत को गले लगा लो। वैसे तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरे एविल चर्च को ज्वाइन कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे मजबूरन फिर तुम्हें यहीं पे ही मारना पड़ेगा। मगर लिनफी उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मगर तुम मुझे धमकी मत दो। ये कहते ही वो कुछ चिमकादड़ों को उन पे हमला करने के लिए कहता है, मगर उससे उस वॉरियर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो लिनफी से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। ये कहते ही
वो उन रूट्स के जरिए उसे और भी ज्यादा जोर से जकड़ता है, जिसकी वजह से लिनफी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मगर वो वॉरियर यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने के लिए अपनी ग्रीन रूट्स उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे लिनफी को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। और उस गॉडेस ऑफ नाइट के हाथ से वो जार जैसे गिरता है तो वो उसे उठा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गए? प्लीज रो मत, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहने के बाद वो उसे एक बुक के जरिए कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है कि एक छोटा सा बियर था जिसने अचानक एक रात एक सितारे को ढूंढ लिया। वो जैसे जैसे कहानी सुना रही थी सब कुछ रियलिटी में वैसा ही होता जा रहा था। लिनफी के अंदर एक छोटी सी स्टार एनर्जी आ जाती है और वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है। और गॉडेस ऑफ नाइट कहती है कि वो बियर जानना चाहता था कि ये स्टार पावर कहाँ से आई है। ऊपर से उसे एक और स्टार लाइट दिखाई दे रही होती है। गॉडेस ऑफ नाइट की स्टोरी के हिसाब से वो बियर जब स्टार एनर्जी को ढूंढ लेता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर आसमान में तो सेम टू सेम उस बियर जैसा एक और बियर है जिसे स्टार बियर कहते हैं। और हमें फिर रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्टार बियर लिनफी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वो वॉरियर जैसे ऊपर की तरफ देखता है तो वो बियर उस पर बहुत ही जोर से आकर टूट पड़ता है। ये देखते ही वो वॉरियर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो बियर उसे वहीं पे ही दबोच लेता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और गॉडेस ऑफ नाइट कहती है कि वो बियर उस स्टार को वापस से स्काई में भेजना चाहता था, जिसके लिए वो खुद जमीन पर आ जाता है। और फिर से हम लोग रियलिटी में जाते हैं जहाँ पे हम लोग उस बियर को देखते हैं। वो एक ही पंजे के साथ जोर से एक पहाड़ पर दे मारता है। और दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ नाइट कहती है कि वो बियर उस स्टार को लेकर वापस से अपनी जगह स्काई में चला गया। मगर मिल्की वे के किनारे पर उसे एक बोट मिली थी जो कि उसे स्पेस में बहुत ही दूर तक उसके अपने घर तक पहुंचा देती है। उसके घर पहुंचते ही स्पेस से एक डोर ओपन होता है और वो बियर वापस से अपने घर में चला जाता है, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है और वो बियर भी वहाँ से गायब हो जाता है। मगर वो वॉरियर जब लिनफी को देखता है तो उसके अंदर एक नई सी पावर आ चुकी होती है। ये देखते हुए वो वॉरियर उसे मारने के लिए अपनी पूरी पावर का एक साथ ही इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों से बहुत ही पावरफुल रूट विप क्रिएट हो जाता है। और वो वॉरियर अपनी ग्रीन फ्लेम्स और रूट्स के साथ एक साथ ही लिनफी को जैसे ही मारने के लिए आता है तो अचानक से आसमान से बहुत सारी लाइट्स नीचे की तरफ आ रही होती है। और वो वॉरियर अचानक से फील करता है कि जैसे उसके पीछे कोई चीज है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है कि ऊपर से तो सितारों की बारिश हो रही है। वो स्टार सारे के सारे बहुत ही तेजी के साथ जमीन पर आ गिरते हैं और हम लोग लिनफी को देखते हैं। वो सारी की सारी स्टार एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ ही उसका हुलिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसके पास बियर जैसे कुछ कान आ जाते हैं और उसके हाथ भी पूरी तरह से बियर के जैसे बन जाते हैं। लिनफी एक ही पंजे के साथ उस वॉरियर को उठाकर वहां से बहुत ही दूर फेंक देता है। लिनफी का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि उस वॉरियर को पता भी नहीं चलता कि कब लिनफी ने उस पर वार किया। मगर वो खड़ा होकर जैसे लिनफी को लात मारता है तो लिनफी पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में गायब हो जाता है और बहुत ही तेजी के साथ उसके चारों तरफ एनर्जी फॉर्म में मूवमेंट करते हुए उसके बिल्कुल पीछे आकर अपना पंजा उसके सिर पे जैसे ही मारता है तो वो वॉरियर जमीन के अंदर धंस जाता है। और लिनफी फिर एक ही जोरदार पंजे के साथ उस वॉरियर को चारों शाने चित कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है। और हम देखते हैं कि लिनफी फिर से आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और वो वॉरियर पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में गायब होकर एक होलोग्राफिक इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर लिनफी कहता है कि अच्छा तो ये एक प्रोजेक्शन है। वो वॉरियर लिनफी से कहता है कि तुम्हें देख लूंगा। ये कहते ही अचानक से वो लिनफी को एक प्रोजेक्शन के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से लिनफी वापस से एविल चर्च के अंदर आ पहुंचता है। वो देखता है कि वहां पर सारे ही एविल गॉड्स बैठे हुए हैं और उनमें से एक गॉड लिनफी से कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो। जब से हम लोगों ने एविल चर्च को ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक कोई भी बंदा हमारे अप्रूवल के बगैर हमारे एविल चर्च में नहीं आया। तुमने हमारे एक प्रोजेक्शन को बहुत ही बुरी तरह से हराया है, जिसकी वजह से तुम टेम्पररी यहाँ पे आ गए हो। मगर लिनफी उस वॉरियर को देखता है जिसे उसने मारा था। वो वॉरियर लिनफी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर वहाँ पे वो एविल गॉड कहता है कि हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये नेगोशिएशन हम लोग बिल्कुल पीस के साथ करेंगे।
तुम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और फिर वो लिन्फी से कहते हैं कि तुम बताओ कि क्या तुम हमारे इस वैली ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि तुम पहले ही हमारी पावर्स देख चुके हो। हम सब लोग 3 अलायंस गॉड के मानने वाले लोग हैं। अगर तुम भी इन 3 गॉड्स को मानने लगोगे तो फिर तुम्हारे अंदर भी इतनी ज्यादा पावर्स आ जाएंगी कि जितनी हमारे पास हैं। तुम पहले के मुकाबले में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि जितना तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर लिन्फी अपनी गन निकालता है और उन स्टैचूज पर फायर करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो गॉड एजेंट्स भी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, ये तो उनके गॉड की इंसल्ट कर रहा था। मगर वहां पे बैठे हुए कुछ पावरफुल गॉड एजेंट्स बिल्कुल रिलैक्स एक जगह बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये किंग ऑफ एंजल का डिसेंडेंट है, इसलिए इसके अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। और फिर लिन्फी उन लोगों से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लोगों के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। ये सारी बातें मेरी सुनी हुई है, इसलिए अगर तुम लोग कुछ और नहीं कहना चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि तुम सब लोग मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ विलन्स हो जिन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ये कहते ही वो फिर से गन निकाल कर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो प्रोजेक्शन लाइट उसे वहाँ से वापस भेज देती है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद जितने भी इविल डिसेंडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे थोड़ा सा सुकून का सांस लेते हैं। और उन इविल डिसेंडेंट्स का लीडर कहता है कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इसने हमें ज्वाइन नहीं किया। ये कहते हुए वो भी सेम वर्ड दोहराता है और कहता है कि हायाशी ननाया। जिसके बाद हम लोग वापस से लिन्फी की तरफ आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि स्टार पावर ने उसे बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया था और ऊपर से वो अपनी मेंटल पावर को भी बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था। और वहीं पे ही हमें चीफ को भी दिखाया जाता है, वो ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर चीफ को एक मैसेज आता है और बताया जाता है कि सिस्टम फिर से नॉर्मल हो गया है। जिस वायरस का अटैक हुआ था वो वायरस सिस्टम से चला गया है। और उसे बताया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर्स अभी भी बेहोशी की हालत में वहाँ पे पड़े हुए हैं। उन्हें रिकवर करने के लिए हम लोगों ने टीम्स को भेज दिया है, मगर हमें अभी भी लिन्फी की सिचुएशन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो दूसरी तरफ चीफ जब लिन्फी की हालत देखता है तो वो फौरन से अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से एक मेडिकल टीम को लिंजी माउंटेन की तरफ भेजो। और दूसरी तरफ लिन्फी इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और फिनिश लाइन की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। उस गुफा से बाहर निकलते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, जिसे उसे क्रॉस करके उसकी दूसरी तरफ जाना था। और दूसरी तरफ चीफ को एक मैसेज आता है और बताया जाता है कि क्या आप इस टेस्ट को अभी से ही एंड कर रहे हैं। तो चीफ इस पर कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन्फी ने अभी बहुत ही दूर जाना था, क्योंकि वो अभी भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से बहुत ही ज्यादा दूर था। वो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि लिन्फी कब एलिमिनेट होगा या फिर वो कब फिनिश लाइन तक पहुंचेगा, ताकि ये टेस्ट फौरन से खत्म हो जाए। और इतने में एक वॉरियर सारे ही ड्रोन्स को एंडिंग पॉइंट पर कलेक्ट होने के लिए कहता है। तो लिन्फी उन ड्रोन से बचते हुए तेजी से एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रहा था और इतने में फिर लिन्फी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि बाइलिंग की होती है। वो उसे चीयर अप कर रहा होता है और कहता है कि कम ऑन लिन्फी, मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। हम लोग इन ऑफिसर्स को दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितना दम है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी डेस्टिनेशन ऐसी नहीं है कि जिस तक पहुंचने से हमें कोई रोक सके। लिन्फी उस ग्रासलैंड में जाता है जो कि बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड होता है। वो सारे के सारे ड्रोन्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और इतने में किंगशन का एक दोस्त लिन्फी से कहता है कि मेरा नाम डांगवुई है, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें लगे कि तुम अब और ज्यादा नहीं भाग सकते तो फिर तुम मेरी इस ट्रिक का इस्तेमाल करो। तुम अपने अच्छे वक्त को याद करो, अपने बचपन के दिन जिसमें तुम बहुत ज्यादा मजे किया करते थे। तुम अपनी यादों को याद करो जो कि बहुत ही खूबसूरत यादें होती हैं, क्योंकि जब तुम अपनी अच्छी यादों को याद करोगे तो तुम्हें उससे बहुत ही अच्छा फील होगा। तुम्हारे अंदर एक नई सी पावर आ जाएगी और तुम इससे ज्यादा दूरी को तय कर पाओगे। ये सुनकर लिन्फी कहता है कि मेरे अच्छे दिन, मैंने कहा बचपन में कोई मजा किया, ना ही मेरे पास कोई दोस्त था, ना ही मैं किसी के साथ खेला करता था, ना ही मेरे पास कोई यादें हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दर्द है जो कि हमेशा से मेरे अंदर ही छुपा रहता है, जिसे याद करके मुझे हमेशा से पछतावा होता है। वो भागते भागते एक पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर आ पहुंचता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, क्योंकि उस पहाड़ के बिल्कुल दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी खाई थी। लिन्फी उस माउंटेन के बिल्कुल किनारे पर आ पहुंचा था। वहाँ पे आने के बाद उसे अपनी मेमोरीज याद आती हैं। ये वो सारी मेमोरीज थी जो कि उसने हमेशा से फील की, जो कि हमेशा से उसके साथ रही है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि चीफ भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो लिन्फी को देखता है कि
वो उस माउंटेन के बिल्कुल एंड पर पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि लिनफी इस कंपटीशन में पास हो गया है, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतने के सिर्फ 2 ही रूल्स थे, या तो इस माउंटेन से बाहर निकल जाना है या फिर उस रेड फ्लैग तक पहुंच जाना है। तो लिनफी रेड फ्लैग तक तो नहीं पहुंच पाया था, मगर वो माउंटेन के बिल्कुल एंड तक पहुंच गया था। वो उस सिटी को देखते हुए कहता है कि सीनियर जाओ, क्या तुमने इस जिनचेंग सिटी को यहाँ से कभी देखा था? ये कितना खूबसूरत है। और हमें फिर वहाँ पर जाओ को भी दिखाया जाता है। लिनफी कहता है कि सीनियर, क्या आपने कभी ये सोचा था कि जिस चेंगनान सिटी को आप प्रोटेक्ट करते थे वो कितना खूबसूरत है? क्या कभी आपने चेंगनान सिटी को इस तरह देखा है कि जैसे मैं देख रहा हूँ? ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और बाकी सारे लोग ये देखते ही फौरन से उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिनफी को जैसे ही होश आता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर से कुछ सामान और एक पिक्चर बाहर निकलती है और लिनफी को बताया जाता है कि वो ये कंपटीशन जीत चुका है, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। लिनफी उस तस्वीर में देखता है कि उसके सारे दोस्त उसे की तस्वीर के अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।